चलिए आज समय में एक बहुत ही लंबा सफर करते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें उन सबसे पहले लोगों से मिलाएगा जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर कभी पहला कदम रखा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन थे वो? हड़प्पा के लोगों से भी पहले, वैदिक काल से भी पहले, हमारे पुरखों से भी बहुत पहले इस जमीन के पहले मालिक कौन थे? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इंसानों की कहानी जानने से पहले हमें उस जमीन की कहानी समझनी होगी जिस पर यह सब कुछ होने वाला था। जरा सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। इसकी कहानी मतलब हमारे भारत की कहानी एक द्वीप से शुरू होती है। जी हाँ, आज जो भारत का नक्शा है वो कभी एक अकेला द्वीप हुआ करता था और ये द्वीप लाखों करोड़ों साल तक उत्तर की तरफ तैरता रहा और फिर हुआ वो महाटकराव। सोचिए, ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती की परतें फट गईं और दुनिया की सबसे ऊंची दीवार खड़ी हो गई, हिमालय। और इस दीवार ने सच पूछिए तो सब कुछ बदल दिया। इसने मानसूनी हवाओं का रास्ता रोका, पहली बारिश करवाई और अपनी बर्फ पिघलाकर गंगा और नर्मदा जैसी जीवन देने वाली नदियां बहा दी। और देखते ही देखते जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी वो अब घने जंगलों, मीठे पानी के सोतों और हरियाली से लहलहा उठी। मतलब एक तरह का जन्नत तैयार हो गया था, एक ऐसा मंच जो अपने पहले बाशिंदों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है और कहानी में एंट्री होती है पहले किरदारों की। लेकिन वो जिस दुनिया में कदम रख रहे थे ना, उस पर इंसानों का नहीं बल्कि दैत्यों का राज था। जरा कल्पना कीजिए उस वक्त के जंगलों की। वहां सामना आज के हाथियों से नहीं बल्कि उनके भीमकाय परदादा स्टेगोडॉन से होता, जिसके चलने भर से जमीन हिल जाती थी। नदियों में ट्रक जितने बड़े हिप्पो तैरते थे जिन्हें हेक्सा प्रोटोडॉन कहते थे और जिनके जबड़े पत्थर तक चबा सकते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं बल्कि जिसका जबड़ा सबसे बड़ा उसी का राज चलता था। और इन्हीं भयानक जानवरों के बीच एक नई हलचल होती है। अफ्रीका से निकलकर खाने की तलाश में भटकते हुए होमो इरेक्टस नाम की एक प्रजाति भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखती है। ये कौन थे? ये इंसानों के शुरुआती पूर्वज थे जो दो पैरों पर तनकर चलते थे। ना तो वो हमारी तरह थे और ना ही बंदर, वो थे निडर घुमंतू। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। चेन्नई के पास अतिरंपक्कम में हमें 1.5 मिलियन यानी 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। और सबसे बड़ा सबूत, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिली एक खोपड़ी। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। इस एक खोज ने भारत के इतिहास की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लाखों साल, जी हां, लाखों सालों तक नर्मदा मानव ने भारत पर राज किया। उन्हें शायद लगा होगा कि उनका वजूद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुदरत एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी कर रही थी। एक ऐसी आपदा जो सब कुछ राख में मिलाने वाली थी। यहां से हजारों मील दूर इंडोनेशिया में टोबा नाम का एक सुपर ज्वालामुखी फटता है। धमाका इतना भयानक था कि शायद उसकी गूंज भारत तक सुनाई दी होगी। लेकिन असली कहर तो वो राख थी जिसने आसमान को पूरी तरह ढक लिया, सूरज को छिपा दिया और पूरे भारत पर सफेद मौत की चादर बिछा दी। जो प्रजाति लाखों साल से यहां राज कर रही थी वो आखिर हार कैसे गई? इसकी 3 बड़ी वजह थीं। पहली, उनके बड़े बड़े शरीरों को बहुत ज्यादा खाना चाहिए था जो अब मिलना बंद हो गया। दूसरी, उनके भारी भरकम हथियार जो बड़े जानवरों के लिए तो ठीक थे पर अब बचे हुए छोटे और फुर्तीले जानवरों के सामने किसी काम के नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, वो भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते थे। वे बस भूख, ठंड और अंधेरे में घुट घुट कर खत्म हो गए। लेकिन यह विनाश कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी जमीन पर अब एक नई और ज्यादा समझदार प्रजाति कदम रखने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी अपनी प्रजाति की, होमो सेपियंस। टोबा के विस्फोट ने अफ्रीका को भी नहीं छोड़ा था। वहां जंगल सूख रहे थे और हमारे पूर्वज एक बहुत ही मुश्किल सफर पर निकलने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने इतिहास का शायद सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया, छोटी छोटी डगमगाती नावों पर लाल सागर को पार किया और फिर हजारों सालों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो समंदर के किनारे किनारे ही चलते रहे। समंदर उन्हें खाना देता रहा और भारत तक का रास्ता दिखाता रहा। अब देखिए, नर्मदा मानव और नए आए होमो सेपियंस में जमीन आसमान का फर्क था।
जहां होमो इरेक्टस का शरीर भारी भरकम था, हमारा शरीर हल्का और ज्यादा फुर्तीला था। उनके औजार बड़े और भारी थे, हमारे छोटे, हल्के और कई कामों में आने वाले थे। और सबसे बड़ा अंतर, हमारी सोचने की शक्ति, भविष्य की योजना बनाने की काबिलियत। और इसी काबिलियत ने एक क्रांति को जन्म दिया। हमारे पूर्वजों ने टेक्नोलॉजी, समाज और सोच में ऐसे ऐसे बदलाव किए जिसने उन्हें प्राचीन भारत की हर चुनौती से लड़ने और जीतने में मदद की। उन्होंने माइक्रोलिथ बनाए, इसे पाषाण युग की मिसाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे पत्थर नहीं थे। सोचिए, ये 1 इंच के धारदार ब्लेड एक बहुत बड़ा आइडिया थे। इन छोटे ब्लेड्स को लकड़ी या हड्डी पर लगाकर उन्होंने भाले और तीर बनाए। इससे वो दूर से ही तेज रफ्तार जानवरों का शिकार कर सकते थे। 24, क्या है ये नंबर? ये कोई पहेली नहीं है। महाराष्ट्र में हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं। पता है, एक शुतुरमुर्ग का अंडा मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता था। सोचिए, एक अंडा मिला और पूरे परिवार का पेट भर गया। ये स्मार्ट हंटिंग का कमाल था। सोचिए, उस जमाने में पैसा तो था नहीं, लेकिन एक इकोनॉमी जरूर थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह भरोसे पर चलती थी। नियम बहुत सीधा सा था। अगर आज शिकार आपके हाथ लगा है तो सबको खिलाइए। क्यों? क्योंकि कल जब आप खाली हाथ लौटेंगे तो कोई और आपके साथ अपना शिकार बांटेगा। ये जो बांटने की भावना थी ना, यही दुनिया का पहला सोशल नेटवर्क था। इसी ने एक झुंड को एक समाज बनाया। अब पेट की चिंता तो दूर हो गई थी, लेकिन अब दिमाग में एक नई हलचल शुरू हुई। ये सफर का आखिरी पड़ाव था, कल्चर और विश्वास से लेकर दुनिया के पहले शहरों के जन्म तक का सफर। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में हमारे पूर्वजों ने दीवारों पर चित्र बनाए। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये दीवारों पर उकेरी गई एक प्रार्थना थी, एक तरह का मैजिक। और ये इंसानी दिमाग की पहली कोशिश थी अपनी दुनिया को कहानियों के जरिए समझने की। और फिर उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना किया, मौत। उत्तर प्रदेश में हमें ऐसी कब्रें मिली हैं जहां मृतकों को उनके औजारों और गहनों के साथ दफनाया गया था। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था जब इंसान ये मान रहा था कि मौत के बाद भी एक सफर बाकी है। यही धर्म की पहली नींव थी। फिर समय का पहिया तेजी से घूमा, शिकारी किसान बने और छोटे छोटे गांव शहरों में बदलने लगे। और तब जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज थे। जरा देखिए, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। ईंटों का एक स्टैंडर्ड साइज था, 4:2:1, जो पूरे साम्राज्य में इस्तेमाल होता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर में अपना बाथरूम था जो ढकी हुई नालियों से जुड़ा था। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसे दोबारा हासिल करने में दुनिया को हजारों साल लग गए। सिंधु घाटी के बाद भी ये कहानी चलती रही। और आज जब हम उत्तर भारत में सिनौली जैसी जगहों पर खुदाई करते हैं तो हमें शाही रथ और हथियार मिलते हैं जो महाभारत के वर्णन से कमाल का मेल खाते हैं। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे महाकाव्य सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये उस इतिहास की धुंधली यादें हैं जो आज भी हमारी जमीन के नीचे दफन है?